हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जेपी साइंस क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप लोगों की तैयारी को और बढ़ाने के लिए आज हम लेकर आए हैं आपका मॉडल पेपर, यानी 2024 का जो आपका मॉडल पेपर है बोर्ड एग्जाम का, यूपी बोर्ड एग्जाम का, उसका हम मॉडल पेपर लेकर आए हैं और आज हम उसको सॉल्व करेंगे। और फिर आपको ये पता चलेगा कि आपने सिलेबस तो लगभग पूरा पढ़ लिया है, तो क्या उन चीजों में आपको सिलेबस का हर पढ़ा हुआ चीज याद है कि उनमें कोई दिक्कत आ रही है। तो इस मॉडल पेपर को करने के बाद आपको अपनी समझ में आ जाएगा आपका तैयारी कहाँ तक हुई है, और साथ ही आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा। आपका सभी चैप्टर के लगभग सब क्वेश्चन में प्रैक्टिस हो जाएगा। तो यहाँ से आप स्टार्ट कीजिए। आपके हाथ में एक पेपर और एक पेन होना चाहिए और आप क्वेश्चन को देखिए। पहले वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज करने के बाद क्वेश्चन को पढ़िए और लगाइए, और फिर वीडियो चालू करके देखिए कि आपने सही लगाया कि गलत, और गलत लगाया तो कहाँ गलत किया है। इस प्रकार से आपका पूरा ड्यूरेशन चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या दिखाना है, देखिए फिजिक्स का मॉडल पेपर 2024। तो देखिए सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, आपका मॉडल पेपर। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है। चलो देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। चलिए अब हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है आपका पहला क्वेश्चन कि विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रक लिखिए। दो चीज, एक का है सूत्र, दूसरा क्या है मात्रक। तो विशिष्ट चालकता का सूत्र और मात्रक है। देखिए विशिष्ट चालकता का सूत्र सिंपल होता है आपका, इसे लिखते हैं कि सिग्मा से, और सिग्मा बराबर होता है आपका यल अपान आर ए। ये क्या होता है, विशिष्ट चालकता का सूत्र होता है। अब यहाँ से आपका अगर सूत्र निकल गया तो ये सिंपल सा आपका क्या है, ये विशिष्ट चालकता का आपका सूत्र है। तो इसको आप याद रखेंगे। अब साथ ही साथ आप देखिए आपका जो मात्रक पूछ रहा है, तो मात्रक आप विशेष निकाल सकते हैं। इसका मात्रक क्या होगा आप खुद निकाल सकते हो, निकालो इसका मात्रक क्या होगा। देखो यहाँ से आपका देखिए सूत्र क्या है, यल अपान आर ए। यल क्या है, लंबाई है, आर क्या है, प्रतिरोध, और ये क्या है आपका क्षेत्रफल। तो ये तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, लंबाई का मात्रक आपका होता है मीटर अपान, देखिए प्रतिरोध, प्रतिरोध मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध मात्रक आपका होता है ओम। क्या लिखेंगे, ओम। और साथ ही आपका ए है आपका क्षेत्रफल। तो ए का मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ से आपका 1 मीटर से 1 मीटर तक कट जाएगा, तो आएगा क्या, मात्रक आपका आ जाएगा 1/ओम मीटर, या इसी को आप लिख सकते हैं ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। ये मात्रक हो जाएगा आपका किसका, विशिष्ट चालकता का। और साथ ही इसका सूत्र क्या होगा, सिग्मा होगा एन अपान आर ए। ये आपका पहला क्वेश्चन था। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, दो सीधे समांतर अनंत लंबाई की धारा चालकों के प्रति इकाई लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक, सिर्फ आपको व्यंजक। तो अब इसमें देखिए कहा क्या आपसे, आपसे कहा है कि आपके पास क्या है, आपके पास दो चालक है। देखिए एक दो, ये दो चालक हैं। अब कह रहा है इनके कारण एक दूसरे पर, ये अनंत लंबाई चालक, एक दूसरे पर लगने वाले प्रति एकांक लंबाई में बल की गणना कीजिए। देखिए मान लीजिए अगर इसमें धारा आपका जाता है I1, इसमें आपका धारा जा रहा है I2, ये दोनों एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। कितने दूरी पर स्थित है, r दूरी पर। तब मान लीजिए कि इस चालक के इस लंबाई पर, मान लीजिए आपका एकांक लंबाई, यानी यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, एकांक लंबाई हो गया। जैसे आपको लंबाई नहीं पता है तो एक यल लंबाई मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सूत्र होता है, सिंपल सूत्र होता है F बराबर बटे यल। ये इसका देखिए F मतलब था बल, और बटे यल मतलब हो गया एकांक लंबाई। तो ये आपका देखिए होता है म्यू नॉट I1 I2 अपान 2 पाई r। ये सिंपल सा सूत्र होता है किसका, एकांक लंबाई में बल। तो यही आपसे व्यंजक पूछा था, तो आपको यही व्यंजक बस लिखना था, आपसे इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहा है। अगला क्वेश्चन आपका कहा है 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व के एक कुंडली का 50 वोल्ट बैटरी से जोड़ी गई है, कुंडली में संचित ऊर्जा का मान क्या। देखिए इसमें दो चीजें कहा है आपका, ये किस चैप्टर से है, तो इस आपका है प्रत्यावर्ती धारा से, जिसमें आपने विभिन्न प्रकार के जब परिपथ को देखा था तो उसमें आपका क्या गया था, देखिए प्रतिरोध था, फिर प्रेरकत्व था और संधारित्र, ये तीनों अलग अलग थे और एक दूसरे के साथ। तो इसमें देखिए दो आपको कहा है, कौन कौन कहा है, देखिए 10 ओम का प्रतिरोध का है और साथ ही 10 हेनरी का प्रेरकत्व, यानी प्रतिरोध और प्रेरकत्व दो चीजें इसमें है। तो आप यहाँ देखिए इसका फिगर थोड़ा बना लीजिए। देखिए सबसे पहले आपका है प्रतिरोध, और फिर साथ में क्या है प्रेरकत्व। ये आपका क्या है, एक प्रत्यावर्ती धारा से जुड़े हुए, किससे जुड़े हैं, प्रत्यावर्ती धारा से। ये प्रत्यावर्ती धारा का चिन्ह होता है। तो यहाँ पर आपका देखिए भी का मान दिया, कितना दिया है 50 वोल्ट, कितना दिया है 50 वोल्ट। और फिर आपसे कहा है जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मान है 10 ओम, और
हेनरी का मान है, प्रेरकत्व का मान कितना है, ये भी आपका है, ये भी आपका है 10 हेनरी, यानी आपका प्रतिरोध में 10 हेनरी 10 ओम है और हेनरी यानी प्रेरकत्व का मान कितना है 10 है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसमें जो प्रवाहित होने संचित ऊर्जा का मान बताओ, तो संचित ऊर्जा का मान बताएंगे कि आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए संचित ऊर्जा जो होता है, प्रेरकत्व में संचित ऊर्जा जो होता है यू, यू बराबर होता है 1/2 एल आई नॉट का स्क्वायर। ये सूत्र होता है किसका, किसी भी प्रेरकत्व में संचित ऊर्जा है संचित ऊर्जा। अब देखिए यहाँ से आपको यल का मान दिया लेकिन आई का मान नहीं दिया, तो आई का मान आप निकाल सकते हैं किससे, देखिए आप ओम का नियम जानते हैं, किसका नियम जानते हैं, ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है बताइए, ओम का नियम क्या होता है, तो ओम का नियम आप पढ़े हो कि ओम का नियम आपका होता है V बराबर आई इंटू आर। यहाँ से आप चाहे तो आई मान निकाल सकते हैं, आई बराबर क्या होगा V बटे आर, तो V बटे आर इससे आप क्या कर सकते हैं धारक मान निकाल सकते हैं। तो चलिए आप V बटे आर से यहाँ धारक मान निकाल, देखिए आई का अगर मान निकालेंगे तो V का मान कितना दिया 50, 50 बटे आर मान कितना है 10, तो एक जीरो से जीरो क्या हो जाएगा सिंपली कट जाएगा, तो आपका आई मान कितना आ गया, देखिए आपका आई का मान आ गया 5 एम्पियर, आई मान कितना आ गया 5 एम्पियर। तो अगर धारा मान आपको पता है तो क्या बताओ, अब इसकी ऊर्जा निकाल सकते हो इस सूत्र से, इस सूत्र से आप इसकी ऊर्जा निकाल सकते हो, तो आप इसकी ऊर्जा निकाल लो। देखिए आप यहाँ से इसकी ऊर्जा निकाल सकते हैं, तो यू बराबर आपका क्या आएगा, यू बराबर आएगा 1/2 इंटू यल, देखिए यहाँ पर यल है, यल का मान कितना दिया है 10 हेनरी, यहाँ क्या लिखा है कितना लिखेंगे 10 हेनरी लिखेंगे, आप कितना लिखेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे 10 इंटू आई, आई का मान निकाले 5, अब आई स्क्वायर है मतलब क्या लिखेंगे 5 इंटू 5, क्या लिखेंगे 5 इंटू 5, तो ये आप इसे सॉल्व कर दीजिए, देखिए सॉल्व करेंगे क्या होगा 2 1 का 2 और 2 पंचे 10, तो आया कितना, देखिए यहाँ पर 3 बार 5 है तो 5 पचे 25, 25 पंचे 125, यानी यू का मान आपका आ जाएगा 125 जूल, कितना आ गया 125 जूल, एक इसका मान आपका क्या आ गया यू, यानी इसलिए जब पूछा था तो सिंपली आपने निकाला, समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, तो अगला क्वेश्चन है क्रांतिक कोण की परिभाषा। अब क्रांतिक कोण बहुत ही सरल है, आप जानते हो कि ये आपका अपवर्तन से सिंपल सा सवाल आया, देखिए होता क्या है क्रांतिक कोण में आपका क्या होता है, तो देखो आप जानते हो थोड़ा सा, अब यहाँ क्रांतिक कोण पढ़ने से थोड़ा सा अपवर्तन पढ़ लो, अपवर्तन, तो अपवर्तन आपको याद है कि नहीं बताओ, देखो अपवर्तन में क्या होता है, अपवर्तन होता है कि जब आपका कोई प्रकाश किरण, देखिए ये आपका मान लीजिए आपका विरल माध्यम, कैसा है विरल माध्यम, और ये आपका है सघन माध्यम, कैसा है सघन माध्यम, अगर एक आपके पास विरल माध्यम है एक आपके पास सघन माध्यम, और अगर कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम से कहाँ जाती है विरल माध्यम, तो ये देखिए यहाँ पर आपको ये होता है क्या अभिलंब होता है, ये क्या होता है ये आपका है अभिलंब, और अगर सघन से विरल में जा रही है, देखिए ये प्रकाश कहाँ जा रही है, ये आपका जा रही है सघन से विरल, तो जब सघन से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से क्या होती है दूर हट जाती है, देखिए इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन ये ऐसे ना जाकर ये कुछ अभिलंब से दूर हट जाती है, कुछ अभिलंब से क्या होती है दूर हट जाती है, तो इस घटना क्या होते हैं अपवर्तन। अब ध्यान सोचिए यहाँ पर जो आपका है देखिए यहाँ पर जो ये कोण है, ये कोण इसको बोलते हैं आपतन कोण, इसको क्या बोलते हैं, देखिए इसको बोलते हैं आपतन कोण आई, और यहाँ पर जो ये कोण बना अविलंब के साथ ये कोण इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण आर, तो देखिए आपतन कोण आई अपवर्तन कोण आर ये होता है। अब हम देखते हैं क्रांतिक कोण, देखिए अब क्रांतिक कोण के लिए होता है सिंपल होता है कि यदि अपवर्तन मतलब क्रांति इस कोण का अगर हम मान बढ़ाएं, इस आई के यदि हम आई का क्या करें मान बढ़ाएं, आई का मान अगर आप बताए बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो आर का मान क्या होगा बढ़ेगा नहीं, तो आई का मान बढ़ाते जाएगा आर का मान बढ़ता जाएगा, तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब आई के मान बढ़ाने से आर का मान 90, आर का मान कितना हो जाएगा 90, तो देखिए होगा क्या कि यहाँ से आपका जो ये अभिलंब है, यहाँ से मान लीजिए कोई प्रकाश किरण गई और ये अब अपवर्तित होने के बाद ऊपर न जाकर इसी सतह में चली गई, यानी कि आपका इसी रेखा में, तो यहाँ से अपवर्तित होने वाला जब इसी रेखा में जाएगी तो अपवर्तन कोण का मान होता है, किस कोण का मान, देखिए आप ध्यान समझिए इसको,
देखिए जो अपवर्तन कोण का मान है यानी जो आर का मान है वो कितना हो गया 90। तो जब आर का मान 90 अंश हो जाए तो इस यहाँ पर देखिए आपका आपतन कोण जो होगा आई कुछ न मान होगा, तो आप क्या लिखेंगे कि आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए उसी को बोलते हैं क्रांतिक कोण। क्या बोलते हैं? क्रांतिक कोण। तो ये आपका जो यहाँ पर आई है, यहाँ का जो आई आया है यही आपका आई क्या है, ये आपका है क्रांतिक कोण। ये क्या आपका है? क्रांतिक कोण। और साथ ही इसको देखो आई को लिखते हैं थीटा और इसी को लिखते हैं सी, और एक और लिखते हैं थीटा सी भी लिखते हैं। तो ये सब किसको दर्शाते हैं? क्रांतिक कोण को इस प्रकार दर्शाया जाता है। किसके किससे दर्शाया जाता है? आई से, थीटा सी से, थीटा से या सी से। तो ये आपका क्या होता है? क्रांतिक। समझ में आ गया? तो बस क्रांतिक कोण में परिभाषा लिखा था तो यही लिखेंगे कि क्रांतिक कोण का क्या होता है, तो आप लिखें सिंपल सा कि आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है क्या होता है? क्रांतिक। समझ आ गया? चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा है आपका? अगला क्वेश्चन कहा है हाइड्रोजन की प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम है तो तृतीय बोर कक्षा की त्रिज्या जाती है। तो ये देखिए आपका कहाँ से आ गया? आपका आ गया मॉडर्न फिजिक्स से, यानी परमाणु चैप्टर से ही है। किससे है? परमाणु चैप्टर से। तो परमाणु चैप्टर में आपने पढ़ा था, देखिए बोहर का जो त्रिज्या होता है आपका आर, इसका क्या पढ़ा था आपने? आर बराबर देखा था ये होता है 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। ये आपका क्या था? ये आपका सूत्र था किसके लिए? आर एन। किसके लिए सूत्र था? आर एन, यानी आर एन क्या होता है? 0.53 गुणे 10 गुणे एन स्क्वायर अपॉन जेड। ये आपका व्यापक रूप था किसी भी परमाणु की किसी भी त्रिज्या को निकालने। तब देखिए यहाँ आपको कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु, किसके लिए कहा है? हाइड्रोजन परमाणु की बोहर की प्रथम आपको दिया भी है कि बोहर की प्रथम त्रिज्या का मान कितना है? 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो आपसे पूछ किसका रहा? आपसे पूछ रहा है तृतीय कोण। यानी देखिए अगर हाइड्रोजन का दिया इसका मतलब आपका यहाँ पर जेड का मान हो गया 1 और आपसे एन का मान कितना दिया है? एन का मान आपको दिया है 3। तो इस सूत्र में आप रख के निकाल लीजिए। चलिए निकाल देते हैं तो क्या आएगा आपका? देखिए R3 एन कौन कितना 3, तो R3 निकालेंगे तो क्या होगा? 0.53 इंटू एन स्क्वायर। देखिए यहाँ पर 3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर बटे जेड का मान कितना है 1। और याद रखिए आपका आएगा किसमें? एंगस्ट्रॉम। किसमें आएगा? एंगस्ट्रॉम। और एंगस्ट्रॉम देखो यहाँ पर आपको दिया भी है, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं, किसमें आएगा? एंगस्ट्रॉम में ही दिया, बस आपको सॉल्व करना। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे देखिए क्या आ जाएगा आपका? आपका आ जाएगा R3 इक्वल टू 0.53 इंटू देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 9। अब बटे 1 है, देखो लिखा है। अब इसका गुणा कर दो, अगर गुणा कर दो क्या आ जाएगा? R3 आपका आ जाएगा देखिए 9 3 27 हाथ से लगा 2 और 9 बचे 45, 45 2 47। अब आप देख लीजिए कितने में दशमलव था? 2 में, तो 2 को क्या कर देंगे? दशमलव लगा देंगे। तो ये आपका आ गया इतना एंगस्ट्रॉम आंसर। इतना क्या आ गया? एंगस्ट्रॉम आंसर, यानी 4.74, ये 4.74 एंगस्ट्रॉम इतना लंबाई होगा किसका? त्रिज्या का बोहर के फिर हाइड्रोजन परमाणु की तीसरी कक्षा। ये बोहर सिद्धांत के अनुसार भी देख सकते हैं। समझ आ गया? ये आपका 5 क्वेश्चन था एकदम 1 नंबर का। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका थोड़ा इससे ज्यादा। अब देखिए अगला है, यानी ये लगभग 2, ये आपके प्रत्येक क्वेश्चन जो होंगे ये 2 मार्क्स के होंगे। कितने मार्क्स होंगे? 2 मार्क्स। देखिए क्वेश्चन क्या कहा है? 6 ओम के मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई 2 गुना कर दी जाती है तो तार के नए प्रतिरोध की गणना। ये एकदम सिंपल सा आपको विद्युत धारा क्षेत्र से है। देखिए इसका आपको हम डायरेक्ट सूत्र लिखवाएं कि इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो आप देख कर डायरेक्ट हल कर सकते हैं। इनके लिए आप लोग को एकदम आपके पास है जेपी स्टार। अगर आपको नहीं पता है तो आप जाकर इन चैप्टर सभी चैप्टर क्या वन शॉट इसी चैनल पर अवेलेबल है, जाकर उनको देख लीजिए। हर इन सब छोटे छोटे क्वेश्चन को देखकर आप जेपी स्टार से तुरंत कर सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा टाइम लगेगा। देखिए सबसे पहले इसमें आप क्वेश्चन समझ लीजिए क्या कहा है 6 ओम के मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई 2 गुना कर, यानी आपके पास देखिए यहाँ पर एक तार था, इस तार की लंबाई कितना थी? यल, और यल लंबाई था, साथ ही इसका प्रतिरोध जो था वो था आर। तो अब इसको खींच देंगे तार को, खींच देंगे, खींच कर इसको लंबा कर दिया गया। क्या कर दिया गया? लंबा। तो ये मान लीजिए आपका 11 था, ये आपका आर। अब इसको जब खींच दिया इसकी लंबाई कितना हो गई? L2। अब इसका जब लंबाई बनता है तब का प्रतिरोध ये प्रतिरोध होगा आर। जब इसको खींच कर लंबा कर दिया गया तो इसका लंबाई बदलने से प्रतिरोध भी बदल जाता है। तो पूछ रहा है अगर आपको खींच कर लंबा कर 2 गुना कर दीजिए, यानी 2 गुना मतलब देखिए आपको कह रहा है कि जो यहाँ पर L2 है वो 2 गुना है किसके? L1। जो L1 क्या है? 2 है। तो आप बताइए प्रतिरोध क्या है?
तो आपको देखिए सिंपल सा सूत्र बताया है, क्या बताया है कि यदि किसी तार को खींचते हैं तो अगर उसका जो L2 मान होता है वो हो जाता है L L, यानी आपका जो दूसरा L2 मान आता है वो उसके N गुना हो जाता है। तो जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध जो R2 होता है वो हो जाता है N स्क्वायर R। ये आपका डायरेक्ट सूत्र सॉल्व कराया है, तो जाकर आप उसको वीडियो देख लीजिए, नहीं तो भी याद रखिए कि R2 बराबर क्या होता है N स्क्वायर R1। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं किसका R2 मान, तो R2 बराबर क्या हो जाए, देखिए N का मान आपको दिया कितना, यहाँ से 2 दिया, तो ध्यान लीजिए 2 का स्क्वायर इंटू R1 मान कितना दिया है 6 ओम, R1 मान कितना दिया है 6 ओम, यहाँ के लिए है 6। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो सॉल्व करेंगे देखिए क्या आएगा R2 इक्वल टू 2 दूना 4 इंटू 6, यानी टोटल आपका आ जाएगा 24 ओम। यानी जब तार को 2 गुना कर दिया जाता है तो वो प्रतिरोध कितना होता है 24 ओम हो जाता है, यानी 4 गुना बढ़े। ये आपका सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा है किसी प्रिज्म से अल्पतम विचलन कोण 30 है। किसी प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण कितना है 30 अंश है। तो प्रिज्म के प्रथम पृष्ठ पर अपवर्तक कोण 30 अंश है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तक। तो इस प्रकार क्वेश्चन अगर आपको करना है एकदम सिंपल है, आप पहले देखिए अगर किसी भी प्रीवियस क्वेश्चन करना है, अगर डिफिकल्टी लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आपको टेंशन फ्री जाना है। बस आपको एक चीज रखना, आपको क्या रखना, जेपी स्टार। देखिए जेपी स्टार, अब ये जेपी स्टार होता क्या, इसको समझना। तो जेपी स्टार देखिए एकदम सिंपल तरीका है आपको कैसे करना है। तो जेपी स्टार आप किसी भी सॉल्व कर सकते हैं मात्र 3 स्टेप। देखिए कितने स्टेप में, 3 स्टेप में। स्टेप नंबर आपका फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट क्या होता है, सिंपल सा आप जो क्वेश्चन को पढ़िए, जिसका मान दिया है वो। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है, किसी प्रिज्म से अल्पतम विचलन कोण 30 है, यानी अल्पतम विचलन कोण क्या होता है आपका, होता है डेल एम, इसका मान दिया है डेल एम, इसका मान आपको दिया है, डेल का मान कितना दिया आपको 30 अंक, कितना दिया है 30। फिर आप आगे पढ़ो, प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण का मान 30 है। प्रथम पृष्ठ पर, यानी इसको थोड़ा फिगर आप देख लो, देखो यहाँ आपके पास एक प्रिज्म है, इस पर कोई प्रकाश किरण आती है, अपवर्तित होती है और ऐसे चलती है, ठीक है, इस प्रकार से चले। अब इसमें कह रहा है आपका देखिए अल्पतम विचलन कोण का मान है, देखिए ये आपको इधर जाता है तो यहाँ पर जो कोण आएगी डेल एम, ये कितना दिया है 30। फिर कहा प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ, एंड देखिए प्रिज्म का ये आपका प्रथम अपवर्तक पृष्ठ होता है, ये द्वितीय अपवर्तक। तो इस पर जो कह रहा है कि अपवर्तन कोण का मान, किस कोण का मान, अपवर्तन, अपवर्तन कोण देखिए कैसे निकालेंगे आप, ये आपका विलंब हो गया, ये आपका होता है आई और ये आपका होता है आर, ठीक है। तो अपवर्तन कोण आर का मान आपको कितना दिया है, आर का मान दिया है 30। तो कहा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या, प्रिज्म के पदार्थ क्या करना है, अपवर्तनांक ज्ञात करना। तो अपवर्तनांक यानी n का मान आपसे पूछना है, n मान पूछ रहा है, तो आप बताओ n बराबर सूत्र क्या होता है। देखो n बराबर का सूत्र क्या होता है, n बराबर सूत्र होता है साइन a प्लस डेल m अपान 2 अपान साइन a बाई 2। ये आपका सूत्र होता है किसका, प्रिज्म के अपवर्तन का। अब यहाँ से देखिए आपको किसका मान पता है, डेल का मान पता है, ए का मान नहीं, लेकिन आपको किसका मान दिया है, आर का मान दिया। तो देखो आप जब एक चीज और जानते हो कि ए बराबर होता है 2r, ए बराबर क्या होता है 2r। तो यहाँ से देखिए आपका ए बराबर क्या होता है, ए बराबर आपका होता है 2r। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि अगर इस सूत्र से आप चाहें, इस सूत्र से निकाल सकते हैं, देखिए एक मान क्या आएगा, ए बराबर आ जाएगा 2 इंटू 30, यानी आपका हो जाएगा कितना 60 अंश, यानी 60 डिग्री सेल्सियस आपका आ जाएगा, सॉरी 60 अंश, 60 अंश आपका क्या आ जाएगा ए का मान। तो ए का मान आपको कितना आएगा 60 अंश। तो अब ए और डेल एम का दोनों मान पता है, तो सूत्र में दीजिए आंसर आ जाएगा। चलिए इसको दूसरे चार्ट पे देख लेते हैं, चार्ट नहीं है क्या, चलिए थोड़ा सा एक बना लेते हैं। देखिए यहाँ से आपको किसका मान, ए का मान निकल गया है, देखिए यहाँ से आपका ए का मान निकल गया, किसका मान निकल गया है, ए का मान निकल गया है। और आपको निकालना क्या है, यहाँ से आपको निकालना है एन का मान। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं। यहाँ से देखिए आपको निकालना क्या है, एन का मान। एन बराबर होता है क्या, साइन ए प्लस डेल एम अपान 2 अपान क्या होता है साइन ए बाई 2, ये सूत्र होता है। तो इसी में आप एन का मान निकालने के लिए रख दीजिए, एन बराबर देखिए होगा क्या
साइन, अब ए का मान आप निकाले हो कितना 60 प्लस 10 का मान कितना दिया था 30 अंश और बटे 2, इसके अपान क्या होगा आपका, ये होगा साइन 60/2, ये हो जाएगा। तो चलिए इसको वो सॉल्व करेंगे, देखिए क्या आएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा, देखिए 90 और 30 कितना, सॉरी 60 और 30 जोड़े कितना होगा 90 होगा, और 90 में 2 से भाग कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा साइन 45 अपान, यहाँ साइन देखिए 60/2 है, इसको कर सकते हैं साइन 30, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए दोनों का मान देखिए, साइन 45 मान होता है 1/√2, जबकि साइन 30 मान कितना होता है 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए पलट जाएगा तो आपका n बराबर क्या आएगा, n बराबर आपका आएगा 1/√2 इंटू 2/1, ये आपका 2 में था, ये पलट के ऊपर चला गया तो क्या हो गया ये 2/1। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए आपको पता है कि जो 2 होता है उसमें 2 अंडर रूट है, तो एक अंडर जैसे एक अंडर रूट कट जाएगा, यहाँ बचेगा क्या √2, यानी n का मान आपका कितना आ गया √2, n का मान कितना आ गया √2। समझ आया आपको? कितने लोगों को यहाँ ये नहीं समझ आया कि √2 से √2 कैसे कटा, अगर ये आपको नहीं आता तो आप छोड़ दो, इस वीडियो को रोक दो, अब आपके लिए जरूरत नहीं आगे, क्योंकि अगर आपको इतना चीज नहीं पता है, सिर्फ इतनी छोटी चीज नहीं पता है, इतना मैथमेटिक्स आपको कमजोर है कि आपको ये नहीं पता कि देखिए √2 इंटू √2 मिलकर क्या आता है 2, ये मिलकर क्या आता है 2। अगर आपको इतना नहीं पता तो फिर आप आगे की चीजें कैसे करोगे, जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती है उनको करना था, वो बहुत दिक्कत आएगा। तो इन सब छोटी छोटी चीजों का आपको पता होना चाहिए, इसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि अगर अंडर का अंडर 2 गुणा हो तो 2 आता है, तो इसका मतलब 2 में कितने अंडर रूट 2 ठो, तो एक अंडर से एक अंडर कट जाते, एक अंडर बचा। समझ आएगी? तो इसको आप कंफ्यूज मत होइएगा, जो चीज आपको समझ आ रही है अच्छे से देख लीजिए। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या था, काय परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU की परिभाषा दीजिए और इसका मान किलोग्राम में, इसका मान किलोग्राम में तथा मेगा तथा यहाँ पर कुछ चीज छूट गया है, इसको लिख दीजिए, ये तथा इसकी ऊर्जा, तथा इसकी ऊर्जा को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में व्यक्त कीजिए, ये पूरा क्वेश्चन। यहाँ पर इसकी ऊर्जा थोड़ा सा छूट गया था तो उसको आप देख लीजिए। तो अब इसको समझना, सबसे पहले आपसे पूछा है कि परमाणु द्रव्यमान मात्रक यानी AMU का परिभाषा, इसका परिभाषा क्या होता है, देखिए इसका परिभाषा एकदम सिंपल से होता है, क्या होता है कि कार्बन 12 के एक परमाणु का 1/12वां भाग एक AMU कहलाता है। इसका यानी परिभाषा क्या होता है, सिंपल होता है कि कार्बन 12 के एक परमाणु का 1/12वां, एक परमाणु का 1/12वां भाग एक AMU कहलाता है। यह थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा, एक परमाणु के द्रव्यमान का, एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग क्या कहलाता है, एक AMU कहलाता है। अब कहा इसका मान किलोग्राम में रखा मेगा चार वोल्ट में जाती है। तो अब इसको समझने के लिए आपको जब ध्यान से समझना, एक एक चीज समझना, देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको क्या समझना है यहाँ पर कि देखिए जो आपका कार्बन 12 यानी कार्बन 12 के एक मोल में, कार्बन 12 के एक मोल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन और कितने परमाणु होते हैं, एक मोल में आपका, एक मोल में 6.022 गुणे 10⁻23 परमाणु, एक मोल में कितने परमाणु होते हैं 6.022 गुणे 23 परमाणु होते हैं। और साथ ही इसके कार्बन देखिए यहाँ पर ही रहेगा कार्बन के एक मोल में आपका, एक मोल में कितने ग्राम होते हैं, भार इसका होता है 12 ग्राम, यानी कार्बन 12 का एक मोल का जो भार होता है वो 12 ग्राम होता है। और इसमें कितने परमाणु होते हैं आपके 6.022 गुणे 10⁻23, या इसे बोलते हैं अवोगाद्रो संख्या, जिसे प्रसिद्ध करते हैं एन ए से, किसे प्रसिद्ध करते हैं एन ए से प्रदर्शित करते हैं, तो ये अवोगाद्रो संख्या होता है। अब इसको हमको देखिए एक परमाणु का निकालना है, एक मोल का नहीं, एक परमाणु। अगर आप कार्बन 12 कि एक परमाणु, किसका, एक परमाणु का द्रव्यमान निकालेंगे, क्या निकालेंगे द्रव्यमान, तो ये कितना होगा, ये आपका हो जाएगा देखिए 12 ग्राम बटे एन, 12 ग्राम बटे एन।
यानी ये अवगाद्रो संख्या से 12 में जब भाग दे रहे हैं तो आपका क्या निकल जाएगा, एक परमाणु का द्रव्यमान। अब इसका जो कर है 1/12 भाग, यानी कार्बन परमाणु, कार्बन 12 की देखिए परिभाषा क्या है, कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान का 1/12 आपको क्या कहता है, 1 एम। यानी 1 एम बराबर क्या लिखेंगे आप, 1 एम जो बराबर आपका होगा 12/n ए, इसका 1/12, 1/12 होगा। तो 1/12 इसका निकालेंगे तो देखिए आपका 12 से 12 कट जाएगा, तो यहाँ आपका आएगा क्या, 1/n, क्या आएगा 1/n। तो 1/n आएगा, तो इसको अब अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 1 AMU इक्वल टू 1 अपान, अब इसका मान लीजिए, इसका मान कितना होता है 6.022 गुणे 10⁻23, ये इसका मान होता है। तो अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या, तो इसको अब सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा आपका, यहाँ पर अब निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे, 1 AMU का मान निकालेंगे, तो यह आपका आएगा देखिए 0.166 गुणे 10⁻23। ये आपको क्या माना है, देखिए यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर आपका 1/6 था, जब 1 में आप 6 से भाग देंगे कितना आएगा, 0.16 जाएगा, और देखिए 23 आपका क्या है, नीचे प्लस है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं कि 1 एमए को जो आपका मान है 166 गुणे 10⁻23, अब ये आपका किसमें आएगा, ग्राम, किसमें आएगा, ग्राम। क्योंकि देखो यहाँ पर आपका ये किसमें था, जो आपका 12 ग्राम, इसमें हमने ये भाग दिया था ना, तो किसमें आएगा, ग्राम। लेकिन आपसे पूछा किसमें, देखिए आपसे पूछा इसका द्रव्यमान किलोग्राम में, जाते हो किसमें याद करो, किलोग्राम में। तो इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो देखिए क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर इसको आप किलोग्राम में लिखें, पहले इसको व्यापक रूप, इसको सही से कोड में लिख देते हैं, तो 1 AMU, इसको आप देखिए ये दशमलव यहाँ है, इसको अगर आप एक अंक इस तरफ ले आएंगे तो आपको हो जाएगा 1.66 गुणे 10⁻24 ग्राम। देखिए जब आप दशमलव का एक अंक दाईं ओर ले आते हैं तो उसमें घात में एक घट जाता है। तो अब यहाँ से ये आपका ग्राम में आ गया, अगर इसको केजी में बदलेंगे तो आपको पता है, देखिए 1 ग्राम में कितना होता है, 10⁻³ केजी। यानी अगर आपको ग्राम को केजी में बदलना है तो क्या करेंगे, 10⁻³ से गुणा कर देंगे, तो आपका 1 AMU का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 1 AMU द्रव्यमान हो जाएगा 1.66 गुणे 10⁻27 केजी। तो ये आपका आ गया का इसका द्रव्यमान, क्या आ गया इसका द्रव्यमान, 1 AMU का द्रव्यमान आ गया कितना, 1.66 गुणे 10⁻27 केजी। तो द्रव्यमान निकल गया। अब आपसे पूछा था इसका ऊर्जा निकली होगी किसमें, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आपको पता है देखिए आइंस्टीन के समीकरण द्वारा, किसके समीकरण द्वारा, आइंस्टीन के समीकरण से। आइंस्टीन का समीकरण क्या था, आइंस्टीन का आपका समीकरण देखिए था E बराबर mc², क्या था आइंस्टीन समीकरण, क्या था, E बराबर mc²। देखिए आइंस्टीन समीकरण था E बराबर mc², इस सूत्र से आप किसका मान निकाल सकते हैं, ऊर्जा का। तो अगर यहाँ पर इसका द्रव्यमान इतना है तो ऊर्जा निकालने के क्या आएगा, E बराबर m का मान कितना है आपका है 1.66 गुणे 10⁻27 इंटू, यहाँ पर C क्या होता है, C आपका होता है प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल का मान कितना होता है 3 गुणे 10⁸, और इसका भी वो क्या होगा होल स्क्वायर, इसका भी क्या होगा होल स्क्वायर। अब इसको अगर सोल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा आपका E बराबर, इसको देखिए ये आपका आएगा 1.66 गुणे 10⁻27 इंटू, देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 9 इंटू 10⁸ के स्क्वायर करेंगे तो 10 हो जाएगा 16, क्योंकि अगर इस घात होता है घात का स्क्वायर करते हैं तो गुणा हो जाता है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 9 गुणा इसमें कर दीजिए, देखिए 9 छक्के 54, और फिर 9 छक्के 54 और 5 59, फिर 9 का 9 और 9 5 14, ये आपका आ जाएगा 14.94 गुणे 10⁻। अब देखिए 16 प्लस में है, 27 क्या है माइनस में, 16 किसमें है प्लस, 27 माइनस में, 16 27 से घट जाएगा, तो आपका क्या है 10⁻11 इतना जूल। अब देखिए आपका ऊर्जा तो आया लेकिन किसमें आ गया, जूल में, किसमें आ गया जूल में। जबकि आपसे क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा था, आपसे क्वेश्चन में पूछा था मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किसने पूछा है मेगा इलेक्ट्रॉन। तो आपको इसको क्या करना होगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर बदलेंगे तो देखिए क्या आएगा,
अगर इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे तो आपको पता है, देखिए क्या कि 1 जूल बराबर होता है 106 गुणे 10 घाते माइनस 19 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये आपका 1 जूल क्या है, 106.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इसको आप देखिए, अब हमको क्या करना है, जूल को बदलना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यानी अगर इसको आपको बदलना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसको आपको इस तरफ अच्छा लगा। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा लिटिल मिस्टेक है, देखिए क्या मिस्टेक क्या है। पूरा डिलीट। देखिए यहाँ से आपने निकाला किसका मान था, यहाँ से आपने ऊर्जा का जो मान निकाला तो कितना आया था, 14.94 गुणे 10 घाते माइनस 11 जूल। ये आपका ऊर्जा मान निकाला था, किसका निकाला था, ऊर्जा का। और यहाँ से आपको देखिए जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ये आपका किसके बराबर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका बराबर होता है 1 दशमलव किसके बराबर होता है, 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 जूल के। यानी आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वहां उल्टा था। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, 106 गुणे 10 माइनस 19 जूल के। तो अगर आप इस जूल को किस में बदलेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बदलेंगे, तो इससे आपको भाग देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो आप अगर एक मान निकालेंगे, देखिए क्या होगा, 14.94 गुणे 10 घाते माइनस 11। इसमें आपको भाग देना होगा किससे, 106 गुणे 10 घाते माइनस 19 से। अब आपका आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको भाग दे दीजिए। देखिए इसको भाग देंगे तो आपका लगभग कितना आएगा, ठीक है, इससे इसमें भाग देंगे तो आपका यहाँ से ये कितना है, ठीक है, 2 अंक दशमलव है ऊपर नीचे, यानी आप इसको लिख सकते हैं 16 नवैया 144, 144 5 54 होगा, तब 16 तिरिक 48, 16 का 16, मतलब आपका इतना आएगा। यहाँ पर आपको लग जाएगा दशमलव, क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। और यहाँ पर आपको क्या लग जाएगा, दशमलव इंटू 10 घात। अच्छा बताओ, 10 घात क्या है, -11, और यहाँ 10 घात क्या है, 19। अगर 19 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस। अब प्लस हो जाएगा तो 11 प्लस में से घट जाएगा तो आपका क्या बचेगा, देखिए 19 में से 11 घटेगा, बचेगा आपका 8, वो भी प्लस। तो अब देखिए आपको अगर 9.3 1 गुणे 10 घाते 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन आपको चाहिए किसमें, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अच्छा ये ये दोनों दशमलव को हम हटा दिए, इसको 2 जीरो से दे देंगे तो हट जाएगा। तो आपको देखिए ई बराबर क्या आएगा, ई बराबर आपका आएगा 931 गुणे 10 घाते 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों, क्योंकि इसको 2 अंक से हटाए, 2 जीरो इसको दे दिए, यहाँ 6 बचा। और आपको पता है कि 1 मेगा बराबर होता है 10 घाते 6, 1 मेगा क्या नाम, 10 घाते 6। तो आप 10 घाते 6 क्या लिख सकते हो, मेगा लिख सकते हो। तो यहाँ से ऊर्जा का मान आपका आ जाएगा कितना, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऊर्जा का मान कितना है भैया, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको आप याद रखो कि एक एएमयू का जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान आपने निकाला था, कितना निकाला था, याद है, भूल गए, द्रव्यमान आपने निकाला था 167 गुणे 10 घाते माइनस, देखिए यहाँ 6 से था, माइनस 27 केजी, ये आपका द्रव्यमान था। और इसका अगर ऊर्जा निकालेंगे, देखिए जूल में ऊर्जा आता है 1494 माइनस 11 जूल, और अगर इसी इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालेंगे कितना आता है, 931 मेगा। ये आपका एक एएमयू का द्रव्यमान, समझ में आपको। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने आना है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है और कितना आपका अभी तक ऐसा है जो आपको रिवीजन की जरूरत है। तो अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है कि ये चीज आप नहीं जानते, आपके लिए नहीं है, तो उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा, हम उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, और ताकि आपका पूरा जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हो सब खत्म हो जाए। तो इसलिए आपको इन चीजों को अच्छे से समझना है, और जो भी दिक्कत है कमेंट में जरूर बताइए, उसका सोल्यूशन मिलेगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि संलग्न चित्र में प्रदर्शित अमीटर A1, और देखिए यहाँ पर आपका A2 है, क्या है, A2। देखिए यहाँ पर ए क्या लिखा है, एक है आपका A1, एक है A2। कलर नहीं दिख रहा, कलर चेंज कर देते हैं। देखिए आपका यहाँ पर A1 है, यहाँ पर क्या है, A2 है। तो वही यहाँ पर A2 से मापी गई विद्युत धाराएं क्या है, यदि उनके प्रतिरोध नगण्य तथा पीएन संधि, यहाँ पर आपका पीएन संधि है, आदर्श हो। आप इसको पहले फिगर को देखिए, इस फिगर में देखिए है क्या, फिगर में आपका क्या है, यहाँ पर एक पीएन संधि है
ये आपका 5 ओम का प्रतिरोध है, यहाँ एक अमीटर लगाया, यहाँ भी 5 ओम का प्रतिरोध है, यहाँ पर 2 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं और एक अमीटर यहाँ। तो आपसे पूछ रहा है कि A1 और A2 का मान बताओ, और इनका जो प्रतिरोध है वो नगण्य है, और यहाँ पर जो आपका पीएन संधि है आदर्श। तो आपको पता है कि जो अगर पीएन संधि आदर्श हो, देखिए अगर आपका पीएन संधि आदर्श है, कैसी है, आदर्श, तो इसका जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध वो भी शून्य होता है। कितना होता है, शून्य मतलब 0। तो अब बताइए कि आपको इसको सॉल्व करने में कोई भी कठिनाई आएगी, बिल्कुल नहीं। देखिए आप देखिए ध्यान से, यहाँ जो आपका जो सेल जुड़ा, बैटरी जुड़े, इस सेल से आपका यहाँ से धारा जाती है और यहाँ धारा एक चली जाती है, एक धारा नीचे जाती है, यानी इधर I1 जा रही, इधर I2 जा रही है। अब ये आपस में आकर यहाँ चाहिए, तो देखिए इधर से I1 आई, इधर से I2 आकर फिर से है, तो आपसे A1 जो होगा आपका, देखिए A1 जो है आपका, A1 ये धारा I1 को मापेगा, और जबकि A2 जो है वो धारा I2 को मापेगा। इसको कॉल करने का देखिए, अगर आप किसका नियम लगाएंगे, जो आपका है किरचॉफ का नियम बोलता है उससे बहुत लंबा है, तो आपको एकदम सिंपल करके बताते हैं। देखिए क्या करना। अच्छा आप ये बताइए, ये दोनों प्रतिरोध किसमें, श्रेणी क्रम में समांतर, तो ये आपका दोनों प्रतिरोध किसमें है, समांतर क्रम। अगर समांतर क्रम है तो आप पहले तुल्य प्रतिरोध निकाल लीजिए। देखिए आपका समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2, ये सूत्र होता है। इस सूत्र से आप पहले दोनों का प्रतिरोध निकालेंगे, देखिए क्या आ जाएगा, 1/R बराबर 1/5 प्लस 1/5, इन दोनों का लस कितना होगा, देखिए 5 होगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा 1 + 1, यानी आपका आ जाएगा 2/5, किसका मान 1/R का। अगर यहाँ से आप R का मान निकालेंगे तो क्या होगा, 5/2, ये बार किसका मान हो गया, प्रतिरोध। अब बताइए आपका प्रतिरोध का मान हो गया। अब यहाँ देखिए, अगर आप धारा का मान निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ I1 के इधर साइड हो गई, लेकिन यहाँ जो धारा निकली वो क्या निकलेगी, I। तो अगर आप I का मान निकालेंगे तो देखिए सूत्र होता है वही आपका ओम के नियम से, I बराबर निकाल सकते हैं V/R से। तो यहाँ से अगर आप I का मान निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, V का मान कितना है आपका 2 वोल्ट बटे R का मान कितना है, R का मान आपका आया है 5/2, यानी ये 2 ऊपर चला जाएगा तो आपका I का मान कितना आएगा, I का मान आएगा 2 × 2/5। देखिए 2 दूना 4, तो I का मान आ गया 4/5 एम्पियर, या इसको लिख सकते हो आप 0.8 एम्पियर। अब 8 4 5 से भाग दो 0.8, तो इतना एम्पियर धारा जा रही है। अब देखिए इधर से I1 जा रहा है, इधर से। अब अगर आपका ये आदर्श, इसका कोई प्रतिरोध नहीं, ना ही और कोई अन्य प्रतिरोध है, तो ध्यान से इसमें जो धारा जा रही है आपका I1, इसमें धारा जा रही है I2। अच्छा इनका प्रतिरोध कितना है 5, इसका प्रतिरोध कितना है 5। तो अगर प्रतिरोध समान है तो आप एक और चीज जानते हो क्या, कि समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, यानी यहाँ का विभवांतर देखो यही समझ लो, यहाँ का विभवांतर जो होगा वही विभवांतर यहाँ का होगा, यानी दोनों का विभवांतर क्या होगा, समान। अगर विभवांतर समान है तो उनमें अप्रतिरोध भी समान है, इसका मतलब धारा भी समान, यानी जितना इसमें जाएगा उतना ही इसमें जाएगा। तो पूरा धारा कितना आपका 0.8, तो आधा ऊपर जाएगा आधा नीचे, तो आपका जो धारा आएगा, देखिए जो आपका I1 आएगा वो I2 के बराबर ही आएगा, और I1 प्लस I2 आपका कितना है 0.8, यानी I1 I2 के दोनों बराबर है, तो आधा हो जाएगा, तो आपका I1 और I2 का जो मान आएगा कितना है 0.4, कितना आएगा 0.4, यानी दोनों A1 और A2 दोनों को धारा का मान कितना होगा 0.4 एम्पियर। समझ आ गया, चलो इसको देख लीजिए। हम देखते हैं अगला, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य। देखिए आपका ये चौथे नंबर का क्वेश्चन आ गया, ये आपका कम से कम 3 नंबर क्वेश्चन होगा। कितने नंबर का, 3 नंबर का। तो कह रहा है विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य, यानी विभव प्रवणता क्या होता है, और विभव प्रवणता में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध स्थापित कीजिए, इनके बीच संबंध क्या होता है। तो विभव प्रवणता देखिए होता क्या, तो विभव प्रवणता का क्या होता है, सिंपल से होता है कि यहाँ पर अगर आपके पास कोई एक आवेश है, तो इस आवेश के कारण देखिए इसके चारों तरफ क्या होता है, इसके चारों तरफ क्या होता है, विद्युत क्षेत्र। क्या होता है, विद्युत क्षेत्र। अगर मान लीजिए आपका इससे r दूरी पर इस यहाँ पर एक बिंदु P है, तो आप विद्युत क्षेत्र आपका क्या होगा, E होगा। अगर आप विद्युत क्षेत्र देखिए धनावेश, अगर धनावेश है तो इसके विद्युत क्षेत्र दिशा किधर होगी, बाहर की ओर, यानी प्लस से दूर होती है तो प्लस से बाहर की ओर। तो अगर आप इस धनावेश या इस आवेश का जो विद्युत क्षेत्र होने वाला, विद्युत क्षेत्र की दिशा में आप बढ़ते हो, विद्युत क्षेत्र दिशा में क्या होता है, जैसे विद्युत क्षेत्र की दिशा है, तो अगर आप आवेश से बढ़ते हो तो आपको देखिए यहाँ से कुछ ना कुछ दूरी, क्या है, दूरी। तो अगर आप विद्युत क्षेत्र से बढ़ते हो तो दूरी के साथ, किसके साथ, दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र का मान बदलता है। विद्युत क्षेत्र मान क्या होता है, बदलता है।
और इसी को बोलते हैं विभव प्रवणता। या आप बोल सकते हो, देखो विभव प्रवणता होता क्या आपका, ये विभव प्रवणता होता है E बराबर डी वी अपान डी आर, और ये भी होता है माइनस, किसमें होता है माइनस में। अभी आपको बता रहे हैं माइनस क्या होता है। देखिए आपका क्या होता है माइनस। अब डीवी अपान डी आर कि अगर आप विद्युत क्षेत्र की दिशा में बढ़ते हो तो दूरी परिवर्तन के साथ साथ विभव का मान भी बदलता है, या विभव का मान क्या होता है कम होता जाता है, इसी को बोलते हैं विभव प्रवणता। और देखिए यहाँ पर जो प्रवणता शब्द आता है, इसका सिंपल मतलब होता है कि आपका एक राशि के सापेक्ष, क्या एक राशि के सापेक्ष, एक राशि के सापेक्ष दूसरी दूसरी राशि का बदलना, दूसरी राशि का बदलना, एक राशि के सापेक्ष दूसरी राशि का बदलना, इसे बोलते हैं विभव प्रवणता। तो देखिए यहाँ जो विभव है, विभव और प्रतिरोध सॉरी प्रतिरोध दूरी के सापेक्ष क्या हो रही है बदल रही है। तो विभव मान दूरी के सापेक्ष बदल रहे हैं, एक राशि के सापेक्ष दूसरी राशि बदल रही है, इसी को बोलते हैं प्रवणता। तो विभव प्रवणता मतलब विभव बदल रहा है, विभव प्रवणता मतलब क्या है विभव बदल रहा है, अगर कोई दूसरी राशि हो तो वो बदल रहा होगा, समझ में आया आपको, ये होता है विभव प्रवणता। अब आपको कह रहा है कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और तथा विद्युत क्षेत्र तीव्रता के मध्य संबंध विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के संबंध स्पष्ट, यानी ये जो आपको देखिए हम सूत्र लिखेंगे ये कहाँ से आया, तो इस सूत्र को आपको लिखना है, सिंपल है। देखिए अभी आपको यहाँ पर फिगर बनाया है, ये आवेश है, तो बताइए इस आवेश का है विद्युत क्षेत्र मान क्या होगा, विद्युत क्षेत्र मान होगा E बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपान R, ये सूत्र होता है। तो अच्छा दूसरी बात क्या होता है, अगर मान लीजिए यहाँ पर आप एक परीक्षण आवेश Q नॉट लेते हैं, क्या लेते हैं परीक्षण आवेश Q नॉट, अगर आप परीक्षण आवेश Q नॉट लेते हैं तो इस पर कुछ ना कुछ क्या होगा बल लगेगा, कुछ ना कुछ क्या होगा बल लगेगा। तो अगर यहाँ पर कुछ ना कुछ बल लगेगा तो देखिए क्या होगा आगे, अगर इस पर कुछ ना कुछ बल लगेगा तो जो F का मान होगा, तो लगने वाला बल है F का मान क्या होगा Q इंटू, बल का मान क्या होगा Q इंटू E। अब आप बताओ अगर इस आवेश को थोड़ा सा विस्थापित कर दिया जाए टी आर दूरी, कितनी दूरी विस्थापित कर दिया जाए डी आर, तो बताओ ये आवेश इस पर कुछ ना कुछ बल लगाएगा, और इस बल के विरुद्ध अगर आप विस्थापन कर रहे हैं तो क्या कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा कि नहीं, क्या करना पड़ेगा कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। जो कार्य होता है आप जानते हो W बराबर ये होता है F इंटू डी, यहाँ पर डी क्या है विस्थापन, तो अब देखिए यहाँ विस्थापन का क्या है डी, तो अब यहाँ से आप कार्य W क्या लिख सकते हैं F इंटू, अब देखिए जो डी है विस्थापन वो आपका हुआ R, लेकिन आप लिखेंगे यहाँ माइनस डी आर, अब आप कहेंगे माइनस क्यों, तो देखो माइनस इसलिए लगा क्योंकि ये जो आपका आवेश ये धनावेश, ये भी आवेश कैसा है धनावेश, और दोनों आवेश धनावेश है तो उनके बीच प्रतिकर्षण होगा, क्या होगा प्रतिकर्षण, और आप इस आवेश को इस दूसरे आवेश के पास ले जाते, पास ले जा रहे हो मतलब आप उसके जो स्थिर विद्युत बल लग रहा है उसके विरुद्ध कार्य कर रहे हो, तो जब आप विरुद्ध कार्य करते हो तो यहाँ पर जो बल आता है कार्य आता है क्या ऋणात्मक, इसलिए यहाँ पर विस्थापन होगा क्या है माइनस। तो अब बताओ अगर यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, W बराबर क्या आ गया F माइनस माइनस F इंटू डी, ये आ गया। तो अब बताइए F का मान आप निकाला ही नहीं, देखिए F का मान क्या निकाला Q इंटू ई, तो W बराबर आपका क्या हो जाएगा Q इंटू ई इंटू डी, यही होगा, इतना समझ आया आपको, W क्या होगा Q इंटू ई इंटू डी। अब देखो यहाँ पर जो Q है, Q को अगर इसका परसेंटेज कर दें क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा, अच्छा Q नहीं था यहाँ पर Q नॉट, देखिए यहाँ पर क्यू नॉट क्या था क्यू नॉट, तो यहाँ पर भी आप लिख लोगे क्या क्यू नॉट, तो यहाँ से आपका जो W बराबर आया क्या आया क्यू नॉट, क्यू नॉट अगर आप परसेंटेज देखना तो क्या हो जाएगा W बटे क्यू नॉट, ये बराबर होगा किसके E इंटू डी आर के, अब ये किसमें है माइनस, किसमें है माइनस। चलो इसको थोड़ा सा नेक्स्ट पेज को देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर आपका क्या है जो W है, W बराबर है माइनस F इंटू डी, W क्या है F इंटू डी आर, और यहाँ देखिए आप अगर किसका मान निकाल सकते हैं F मान रख देंगे तो W क्या आ जाएगा, W आ जाएगा Q नॉट E इंटू डी आर, ये किसमें है माइनस, यही है।
अगर यहाँ से आप देखो क्यू नॉट को परेशान करो तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बटे क्यू नॉट बराबर माइनस ई इंटू डी, ये होगा। अब देखो आपको डब्ल्यू अपन जो क्यू नॉट होता है ये आपका होता है विभव, ये क्या होता है विभव, यहाँ से आप लिख सकते हैं डी वी। देखिए ये विभव क्या लगा, विभव बराबर होगा माइनस ई इंटू डी, ये क्या होता है विभव या विभवांतर, आप जानते हो विभवांतर जो आपका होता है, देखिए है ये विभव, विभव होता क्या है डब्ल्यू अपान क्यू नॉट, तो यहाँ से डब्ल्यू अपान क्यू नॉट पहुंच गया डी। तो अब यहाँ देखो अगर आप ई का मान निकालोगे तो ई का अगर मान निकालोगे तो ये आपका इस बटे में आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस डी डी अपान डी आर, यही आपका होगा किसका विद्युत क्षेत्र ई और विभव भी के बीच संबंध। तो समझ में आएगा विभव प्रवणता का सूत्र भी समझ में आ गया आपको कहाँ से है और ये कैसे हल। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अपवाह वेग की परिभाषा दीजिए और अपवाह वेग एक विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए, कि अपवाह वेग की परिभाषा क्या होती है और इसके बीच संबंध स्थापित कीजिए। सिंपल सी बात है, देखो आप जानते हो ये तो स्टार्ट। देखिए अगर आपके पास कोई चालक है, आपके पास क्या है कोई चालक है, यहाँ पर एक चालक है, ठीक है। अब देखो ये आपका एक क्या है चालक, इस चालक में आपका क्या हो रही है मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, क्या उपस्थित होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, यही आवेशों का प्रवाह करते हैं। लेकिन देखिए ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये आपका अनियमित रूप से इस चालक के अंदर गति करते रहते हैं, जिससे इनका जो परिणामी योग आता है शून्य। लेकिन जैसे ही इस चालक के सिरों पर इस चालक के सिरों पर देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, इस चालक के सिरों पर एक विभवांतर अर्पित किया जाता है। क्या किया जाता है विभवांतर, यानी यहाँ पर देखिए ये विभवांतर अर्पित कर दिया, आपका प्लस हो गया ये माइनस। जैसे जैसे प्लस और माइनस आरोपित किया जाता है तो इन इलेक्ट्रॉनों पर क्या होता है एक विद्युत क्षेत्र आरोपित हो जाता है, जिसका उस पर एक बल लगने लगता है और ये बल इसको एक त्वरण देता है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं देखिए चालक के अंदर उपस्थित परमाणु से टकराते रहते हैं, तो उनसे टकराने का इनमें केवल एक नियत वेग ही प्राप्त होता है और उसी वेग को क्या करते हैं अपवहन वेग। तो कौन है समझ आ गया कि जब आप किसी चालक के सिरों को विभवांतर अर्पित करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन एक नियत वेग से गति करने लगते हैं, इसी वेग को क्या होते हैं अपवहन वेग। अब आपसे बोल रहा है दूसरा कि अपवहन वेग एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। तो इसको हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। देखिए अगर इस चालक का क्षेत्रफल ए, क्षेत्रफल कितना ए और चालक की लंबाई कितना है यह, तब इसको आगे देखिए यहाँ से हम इसका क्या कर रहे हैं सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखिए यहाँ से हम क्या कर रहे हैं इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे देखिए क्या होगा, सिंपल है। सबसे पहले आप मानेंगे कि अगर यहाँ पर क्या माना चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है वो है स्मॉल, यानी चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन संख्या कितना है यह। तो यहाँ से देखिए अब इस पूरे चालक का आयतन क्या हो जाएगा, चालक का जो आयतन हो, चालक का आयतन देखिए चालक कैसा है बेलन का, अब बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है बेलन के क्षेत्रफल में उसको आप लंबाई से गुणा कर दो तो उसका आयतन निकल जाता है। यहाँ सबका आयतन क्या हो जाएगा ए इंटू, समझ आएंगे। अब इसके बाद देखिए ये इसकी लंबाई हो गई ए इंटू एल। अब इसके बाद आप क्या करेंगे दूसरा, अगर आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे किसका, यानी चालक में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन, चालक में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन, तो आपका चालक में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका क्या होगा देखिए आयतन कितना है ए इंटू एल और इसमें गुणा कर देंगे आप इसका एल, ये आपको क्या निकल जाएगा कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो चालक में से कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल गई। अब उसके बाद देखिए आपका जो चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संख्या होगा, इसके बाद आपका देखिए होता क्या है, इसके बाद आप जानते हो कि कुल आवेश अगर आपको निकालना क्या निकालना हो कुल आवेश, तो कुल आवेश क्या होता है देखिए कुल आवेश आपका क्या होता है क्यू जो होता है वो बराबर होता है एन ई, कुल आवेश किसके बराबर होता है क्यू बराबर होता है एन ई के। तो यहाँ जो आपका आवेश का निकालना चाहो देखो एन ई क्या है इलेक्ट्रॉन संख्या और ये क्या है आवेश,
लेकिन यहाँ पर जो चालक में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन संख्या कितना है Al इंटू, तो यानी यहाँ पर जो आपका n का स्थान क्या रखोगे Al इंटू n, तो कुल आवेश की मात्रा होगी Q, वो कितना होगा, देखिए आपका जो कुल आवेश की मात्रा होगी Q बराबर यहाँ पर होगा Al n, ये आपका क्या होगा कुल आवेश की मात्रा। अब आप जानते हो कि जो धारा होती है विद्युत धारा I, तो I बराबर क्या होता है Q अपान T, अगर क्या होता है Q अपान T, तो अगर I बराबर क्या होता है Q अपान T, तो यहाँ से अगर धारा का आप मान निकालोगे I बराबर क्या हो जाएगा, देखिए Q आवेश आप मान निकालोगे A L N E अपान T, यही निकाले हो। अब ध्यान से देखो पीछे इधर आओ, देखो यहाँ से अगर इन इलेक्ट्रॉनों का वेग vt हो, अनुगण में बोलते हैं vt, अनुगण में क्या बोलते हैं वेग, अगर ये vt वेग से गतिमान, vt वेग से क्या है गतिमान, तो देखो इस vt वेग से गतिमान तो आपका vt होगा क्या vt, तो vt क्या होता है आपका चाल होता है, तो अगर यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसको यहाँ से यहाँ तक जाने जो लगा समय होगा t होगा, कितना t, अगर वो t समय में जा रहे हैं तो जब का अनुगण vt होगा वो क्या हो जाएगा L अपान T। देखो ध्यान समझो आप कि इस चालक की लंबाई L थी, तो L यानी यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन को जाने में समय लगा T, इसका वेग क्या हो जाएगा v होगा L अपान T, अनुगण क्या होगा L अपान T। तो अब आप बताओ यहाँ से आप लिख सकते हो क्या, देखिए L अपान Q क्या लिख सकते हो आप, I बराबर A N E और इसको लिख सकते हो V, ये आपका हो गया धारा का, ये किसका मान हो गया धारा का, ये आपका हो गया धारा का मान, क्या आ गया आपका I बराबर N E A V, तो यही आपका किसका होता है अनुगमन वेग और धारा I में संबंध। यहाँ से देखो आप लिख सकते हो एक चीज और, जो धारा I होता है वो अनुगमनपाती होता है किसके VD, धारा I किसके अनुगमनपाती होता है VD, यानी अनुगमन वेग क्या होता है अनुगमनपाती होता है। समझ में आ गया आपको, यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए इसके आगे हमारे पास और भी सारे क्वेश्चन हैं, देखिए ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस प्रकार के, लेकिन अब हमने जितना क्वेश्चन किया आप उन क्वेश्चन को अच्छे समझिए और आपको कहाँ दिक्कत आ रही है उसको कमेंट में जरूर बताइएगा। अब इसके आगे जो क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, तो आज इतना ही रखते हैं, तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। तो अब आप पढ़ते रहिए, अब आपको देखिए आपको कितना आया कितना चीजें नहीं आया, तो उन चीजों को आप घर पे बैठकर रिवाइज कीजिए और जहां दिक्कत आ रही है कमेंट हमें बताइए, हम उसका सोल्यूशन जरूर करें। तो पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।